आज ये आवाज आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है कि कैसे हमारी व्यवस्था, हमारी सरकारें जनता से उसका वोट लेने के बाद 5 साल तक उसे चुप रहने के लिए कहती हैं। इसलिए एक वोटिंग मशीन मत बनिए, क्योंकि सरकारें तो यही चाहेंगी, हमारे देश के नेता यही चाहेंगे कि आप मशीन की तरह रहें। वो मशीन जो बोल नहीं सकती, वो मशीन जो भावुक नहीं हो सकती, वो मशीन जिसे गुस्सा नहीं आ सकता, वो सिर्फ वोट डालने वाली मशीन है। 5 साल में एक बार अपना वोट डालिए और अधिकारों की बात मत कीजिए। इसलिए आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम मशहूर लेखक मुंशी प्रेमचंद के एक कथन से करना चाहते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि अन्याय होने पर चुप रहना अन्याय करने के ही समान है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज हमारी पूरी व्यवस्था हर उस व्यक्ति के मुंह को टेप से बंद कर देना चाहती है जो अन्याय के लिए चुप न रहकर उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहता है। आज की तारीख में हमारी व्यवस्था इतनी क्रूर हो चुकी है कि अगर किसी परिवार की बेटी के साथ बलात्कार हो जाता है और पुलिस से उस परिवार को इंसाफ नहीं मिलता, तो वो पीड़ित परिवार इसके खिलाफ आवाज तक नहीं उठा सकता, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल देगी। और कोलकाता से लेकर बदलापुर तक हमारे देश में आज यही हो रहा है। बदलापुर में जो हजारों लोग 4 साल की 2 मासूम बच्चियों को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतरे थे, उन्हें इसकी इतनी बड़ी सजा मिली कि पुलिस ने उन्हें इंसाफ मांगने के इस गंभीर आरोप के लिए, इस गंभीर अपराध के लिए 14 दिनों के लिए जेल में भेज दिया। और ये इन लोगों के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय है। इन लोगों ने आखिर ये सोचा भी कैसे कि ये लोग अपनी बच्चियों के साथ हुई दरिंदगी के खिलाफ अपनी आवाज उठा सकते हैं। ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है और सड़कों पर उतरकर उस व्यवस्था और पुलिस का विरोध कर सकते हैं जो इस मामले में एफआईआर भी दर्ज करने के लिए तैयार नहीं है। इन लोगों को अपनी बच्चियों के साथ हुई दरिंदगी को चुपचाप सह लेना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने ऐसा किया नहीं और अब इन प्रदर्शनकारियों को इसकी सजा मिलेगी। इनके ऊपर एफआईआर हुई और अब इन्हें जेल में डाल दिया गया। ये तमाम लोग आतंकवादी नहीं है, नक्सलवादी नहीं है, उग्रवादी नहीं है। ये किसी अलग राज्य की मांग नहीं कर रहे हैं। ये कोई धार्मिक जुलूस निकालकर लॉ एंड ऑर्डर को खराब नहीं कर रहे हैं। ना ही ये आंदोलन किसी खास जाति के लिए है, ना ही किसी आरक्षण के लिए हो रहा है, बल्कि ये लोग क्या मांग रहे हैं? अपनी बेटियों और बच्चियों के लिए सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। और इसी मांग को लेकर ये तमाम जनता, जो भारत की जनता है, ये लोग वोट डालते हैं, अपना एमएलए चुनते हैं, अपना सांसद चुनते हैं। इन्हीं लोगों के पास हमारे देश के नेता वोट मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन वोट मिलते ही इनकी बात सुनना नहीं चाहते। पुलिस का कहना है कि यह भी एक अपराध है, क्योंकि इंसाफ मांगने के लिए ये लोग गैर कानूनी तरीके से एक जगह पर इकट्ठे हुए और इन लोगों ने सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश की। और हम इस देश के कानून का पूरा सम्मान करते हैं और हम ये मानते हैं कि अगर कोई गैर कानूनी काम हुआ है तो ये नहीं होना चाहिए था, हिंसा नहीं होनी चाहिए, तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर ये सब ना हो तो क्या हमारी व्यवस्था इनकी बात सुनेगी? क्या पुलिस इनकी बात सुनेगी? इन लोगों को इंसाफ मांगने के लिए इतनी बड़ी संख्या में एक जगह पर इकट्ठा नहीं होना चाहिए था, यह हमारी पुलिस का कहना है। और पुलिस के कहने पर अपना विरोध प्रदर्शन तुरंत इन्हें खत्म करके चुपचाप वापस घर चले जाना चाहिए था और इस व्यवस्था के सामने चुप रहना चाहिए था। लेकिन इन लोगों ने ऐसा किया नहीं। कल जो तोड़फोड़ हुई उसके बाद पुलिस ने 300 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और कुल मिलाकर 22 लोगों को आज 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया है। इनमें से 22 लोग जेल चले गए। लगभग 300 लोगों पर एफआईआर हुई है। इसे आप काउंटर एफआईआर कह सकते हैं। ये लोग एफआईआर की मांग करने के लिए आए थे, अब इन्हीं पर एफआईआर हो गई। इससे आज ये बात साबित हो गई कि पुलिस के हाथ में सब कुछ है और वो चाहे तो आपके साथ कुछ भी कर सकती है। वो आपकी बेटियों के साथ हुई छेड़छाड़ की घटनाओं में एफआईआर दर्ज करने से इनकार भी कर सकती है और इसका विरोध करने पर आपके खिलाफ तुरंत रिवर्स एफआईआर भी कर सकती है और आपको इंसाफ मांगने के लिए जेल में भी डाला जा सकता है। और यही दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा कड़वा सच है जो आज मैं आपके सामने आपको बताने के लिए आया हूं। और जैसा मैंने आपको कहा था कि हमारे देश के नेता, हमारे देश की सरकारें, चाहे वो पश्चिम बंगाल की सरकार हो, महाराष्ट्र की सरकार हो और कोई सरकार हो,
वो चाहती है कि आप लोग एक वोटिंग मशीन बनकर रह जाएं और चुपचाप 5 साल में एक बार जहां वो कहें वहां आप वोट डाल दें। इस लोकतंत्र में आपकी जरूरत सिर्फ वोट डालने के लिए है और हमारे देश की वोटिंग मशीन ईवीएम नहीं, बल्कि यह मशीन इस देश के वो करोड़ों लोग हैं जिन्हें आज आप ह्यूमन वोटिंग मशीन कह सकते हैं, HVM। इसलिए ईवीएम को भूल जाइए, अब HVM को याद रखिए, जो 5 साल में एक बार वोट देने के बाद इस व्यवस्था के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगी। जैसे मशीन चुप रहती है, वैसे ही इस देश के नेता लोगों से अब चुप रहने की उम्मीद करते हैं। और जब कोई नागरिक लोकतंत्र में अपनी इस जगह को भूल जाता है तो वो अपनी बहन, बेटियों, पत्नियों और माओं की इज्जत बचाने के लिए और उनके लिए इंसाफ मांगने के लिए सड़कों पर उतरता है, तो ये नेता और ये पूरी व्यवस्था इन्हें गिरफ्तार कर लेती है। और बदलापुर में भी इंसाफ मांगने वालों के साथ यही नाइंसाफी हो रही है। आज आप अपराधियों की तरह जेल जाते हुए इन लोगों की तस्वीरों को देखिए, जो रोते बिलखते हुए ये कह रहे हैं कि क्या इस देश में अब अपनी बहन बेटियों के लिए सुरक्षा मांगना भी अपराध हो गया। और सोचिए, जो लोग अपनी बच्चियों के लिए सुरक्षा मांग रहे थे, उन्हें पुलिस कैसे गिरफ्तार करके ले जा रही है। और जिस अपराधी ने 4 साल की 2 बच्चियों के साथ ये घिनौनी हरकत की, उसका चेहरा छिपाकर उसे ले जाया जा रहा है और इन लोगों को कैसे ले जाया जा रहा है वो भी आप देखिए। संध्याकाळी नाईटला जायला निघला तर मला गाडी चालू आहे का बघायला जातो म्हणून स्टेशनला गेला। त्यांनी सगळ्यांनी असं ते सगळ्यांमध्ये भेटला, तो त्याला पकडला तर मी गावावरून आले, मला कळलं आता मी आले इथं। माझ्या मुलाला सोडा, बस माझ्या त्याशिवाय मला कोणी नाही आहे। दादा, न्यायपालिकावर विश्वास आहे आणि आमच्यावर न्याय होणार। सत्यमेव जयते। वी वॉन्ट जस्टिस, वी वॉन्ट जस्टिस। सर, मी गव्हर्नमेंट सर्वंट आहे, फक्त मला ट्रेन सुरू करून द्या एवढंच मी पोलिसांना बोललोय। तर या कारणास्तव मला संध्याकाळी मित्राकडे दिव्याला जायचं होतं, तर मला या कारणास्तव उचलले त्यांनी। तुमच्या समोर सर्व तुमचे बाबा देखो, आम्ही काल पण तेच होतो, आज पण अशा पद्धतीने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि बदलापुर में जो बच्चों के लिए इंसाफ मांग रहे थे, वो लोग असल में लोकल नहीं थे, बल्कि बाहर से आए थे और राजनीति से प्रेरित थे। और इसी वजह से पुलिस ने इस मामले में ये कानूनी कार्रवाई की है। झालेली घटना अतिशय दुर्दैवी आहे, दुःखद आहे। एक छोटा बच्चू आहे आणि त्याच्याबद्दल जे काही प्रकरण घडलेलं आहे हे दुर्दैवी घडलेलं आहे। त्यामुळे ते जे काही आरोपी आहेत त्यांना कठोर शिक्षा झाली पाहिजे अशा प्रकारचं निर्देश मी कालच सीपीना दिले। तो हे जे कालचं जे आंदोलन होतं हे पॉलिटिकल मोटिवेटेड होतं असं माझं म्हणणं आहे। कारण इतक्या फटाफट कधी आंदोलन जेव्हा होतं ते स्थानिक लोक असतात, इथं स्थानिक लोक हाताच्या बोटावर मोजण्या इतके होते आणि इतर ठिकाणून गाड्या भरून भरून त्या ठिकाणी आंदोलनकर्ते आले होते। अब आप देखिए, हमारे देश के नेता जनता से तो ये उम्मीद रखते हैं कि वो सहनशील बनकर रहें और अपनी हदों में रहें, लेकिन हमारे देश के नेता, हमारे देश के मुख्यमंत्री, हमारे देश की सरकारें कितनी असहनशील होती जा रही हैं, जिसमें सभी सरकारें अपने खिलाफ होने वाले विरोध प्रदर्शनों को अपने खिलाफ एक गहरी साजिश का हिस्सा मानने लगती हैं और कहते हैं कि कुछ लोग उनकी सरकार को गिराना चाहते हैं और इसलिए ये विरोध प्रदर्शन करवाए जा रहे हैं। यानी आम जनता जब अपनी नाराजगी दिखाने के लिए सड़कों पर उतरती है, आंदोलन करती है, तो नेता बड़ी आसानी से कह देते हैं कि ये जो आंदोलन है ये असल में विरोधी पार्टियां करवा रही हैं, जनता नहीं कर रही। जनता का तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है और वो जनता के मूड को समझने में पूरी तरह से नाकामयाब रहते हैं। और आप
पश्चिम बंगाल में भी देख सकते हैं और यही बात आप महाराष्ट्र में भी देख सकते हैं और बाकी राज्यों में भी यही देखेंगे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी क्या कह रही हैं कि ये जो डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ये तो साजिश है उनकी सरकार को गिराने के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं कि ये तो साजिश है, इसे बाहर के लोग आए थे और ये एक राजनीतिक साजिश है। यानी जनता जब इनके खिलाफ आती है, सड़कों पर उतरती है, तो वो साजिश हो गया। ये सरकारें इस बात को नहीं समझ रही कि इस गुस्से के पीछे साजिश नहीं बल्कि वो संघर्ष है जिसमें बलात्कार और छेड़छाड़ के मामलों में पीड़ित परिवारों को इस सिस्टम से इंसाफ की भीख मांगनी पड़ती है। ये इंसाफ उनका अधिकार है, उन्हें पूरे अधिकार के साथ इस इंसाफ की मांग करनी चाहिए, लेकिन उन्हें भिखारी बनाकर रख दिया गया है और आज पुलिस स्टेशन में इन परिवारों को एक भिखारी की तरह जाना पड़ता है और इंसाफ मांगने के लिए दर दर भटकना पड़ता है। और जब उन्हें यह इंसाफ नहीं मिलता, जब यह भीख उन्हें नहीं मिलती, तब वो आखिर में सहनशीलता की जब सारी सीमाएं, सारी हद पार हो जाती हैं, क्योंकि कोई भी परिवार अपनी बेटी या अपने घर की महिला के साथ इस तरह की बदतमीजी सह नहीं सकता। और जब वो सहनशीलता की सारी सीमाएं पार करने के बाद जब वो क्रोधित होता है, उसके आसपास के लोग गुस्से में आते हैं, तब वो सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाते हैं और फिर उन्हें यह समझ में आता है कि ये इंसाफ भीख में नहीं मिलेगा, इसे छीनना पड़ेगा। और जैसे ही वो छीनने की कोशिश करते हैं, ये पूरी की पूरी व्यवस्था उनके खिलाफ खड़ी हो जाती है। वरना आप खुद सोचिए, अगर बदलापुर की इस घटना में पुलिस ने पीड़ित परिवारों को 12 घंटे तक थाने में एक भिखारी की तरह बैठा कर ना रखा होता, उनकी एफआईआर तुरंत दर्ज करने से इनकार ना किया होता, तो क्या ये लोग, ये जनता इस तरह से विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरती? इन्हें क्या चाहिए? ये कोई अलग राज्य नहीं मांग रहे, अलग देश नहीं मांग रहे, नौकरियां नहीं मांग रहे, पैसा नहीं मांग रहे, आरक्षण नहीं मांग रहे, ये अर्बन नक्सल नहीं है, ये आतंकवादी नहीं है। क्या मांग रहे हैं? कि हमारी बच्चियों को स्कूल में सुरक्षा मिले और किसी और बच्ची के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए और जिसने किया है उसके साथ कड़ी कार्रवाई उस पर होनी चाहिए। इतना ही तो मांग रहे हैं, ये इनका अधिकार है। इन्होंने इस सरकार को वोट देकर वहां पर बैठाया है। कड़वा सच ये है कि हमारे देश में जो लोग इंसाफ को खरीद लेते हैं वो तो बड़े फायदे में रहते हैं, और जो इंसाफ की भीख मांगते हैं या इंसाफ छीन कर लेने की कोशिश करते हैं, उन्हें यह व्यवस्था उल्टा अपराधी घोषित करके जेल में डाल देती है। इसी महीने की 15 तारीख को हमारे देश में एक फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम है स्त्री 2, और यह फिल्म बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है। एक हफ्ते में ऐसा बताया गया है कि 300 करोड़ का बिजनेस करके यह सुपरहिट हो चुकी है। और इस फिल्म का एक बड़ा मशहूर डायलॉग है। क्या डायलॉग है? ध्यान से सुनिएगा आप। वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है। जब ये डायलॉग आता है इस फिल्म में, वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है, तो तालियां बजती हैं। लेकिन असल जीवन की हकीकत यह है कि वो स्त्री ही है जो इतना सब कुछ सहने के बाद भी कुछ नहीं कर पाती। वो असहाय है और उसे इंसाफ दिलाने के लिए जब उसके परिवार के लोग, उसके पड़ोसी, इस देश की आम जनता जब बाहर सड़कों पर निकलती है, तो फिर उसके साथ भी वही हश्र होता है। उसके साथ, इस स्त्री के साथ पश्चिम बंगाल में भी अन्याय होता है, महाराष्ट्र में भी अन्याय होता है, बाकी राज्यों में भी अन्याय होता है, और वो स्त्री चाहकर भी इस व्यवस्था, हमारे देश के नेताओं और पुलिस के सामने जीत नहीं पाती। और या तो उसे इंसाफ मिलता ही नहीं, और अगर इंसाफ मिलता है तो फिर उसमें 30 से 40 वर्ष लग जाते हैं। कल हमने आपको बताया था अजमेर का एक बहुत बड़ा जो कांड हुआ था यौन शोषण का, 1992 में यह हुआ था, और अब कल 32 साल के बाद उसमें हाईकोर्ट का फैसला आया है। तो स्त्री के सामने क्या विकल्प है? स्त्री या तो इंसाफ पाने के लिए जिंदा ही नहीं बचती, जैसे उस कोलकाता की महिला डॉक्टर के साथ हुआ, और अगर बच जाती है तो जैसे बदलापुर में 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं और उनका परिवार एफआईआर कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है, 12 घंटे बैठाकर रखा जाता है और उन्हें एक भिखारी की तरह उनके साथ व्यवहार होता है, एक वो भिखारी जो इंसाफ की भीख लेने के लिए आया है। तो या तो आप भिखारी बन जाइए, और या फिर 30 से 40 साल तक न्याय का इंतजार कीजिए, और इस तरह न्याय की यात्रा अन्याय जैसी बन जाती है।
हालांकि बदलापुर में जब पुलिस प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर रही है, तब कल्याण की एक निचली अदालत में सभी वकीलों ने नोटिस बोर्ड पर यह सूचना देकर ऐलान किया है कि वो इन बच्चियों से स्कूल में घिनौनी हरकत करने वाले आरोपी का मुकदमा नहीं लड़ेंगे। और वहां आज इस आरोपी के खिलाफ फिर से विरोध प्रदर्शन हुए और अदालत ने इस आरोपी की पुलिस कस्टडी अब 26 अगस्त तक बढ़ा दी है। इसलिए आज इन वकीलों के लिए तालियां बजाइए आप लोग, इन वकीलों को बधाई दीजिए, इनकी हिम्मत की दाद दीजिए कि इन्होंने यह तय किया कि वो उन छोटी बच्चियों के अपराधी को मदद नहीं करेंगे, उसका केस नहीं लड़ेंगे। अगर सारे देश में लोग इन वकीलों की तरह बन जाएं, इस देश में सारे वकील, हर अदालत के वकील अगर ऐसे बन जाएं, तो आप सोचिए हमारे देश में जो बलात्कारी हैं उन्हें सजा से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन बहुत सारे वकील ऐसे हैं आज भी हमारे देश में जो मोटा पैसा लेने के लिए, अपनी फीस लेने के लिए इन बलात्कारियों का केस लड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। कई बार तो इन बलात्कारियों को सीधे बचा ले जाते हैं, कई बार इनकी सजा कम करा देते हैं और कई बार मामला ऐसा लटकाते हैं कि इंसाफ मिलने में 30 से 40 साल लग जाते हैं। अच्छे वकील की यही तो पहचान है। अच्छा वकील कौन होता है? आजकल बाजार में जो वकील हैं उनके बारे में यही कहा जाता है कि वो ये करने में सक्षम है। इस घटना पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार के बाद महाराष्ट्र में भी बेटियों के खिलाफ हुए शर्मनाक अपराध ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम एक समाज के तौर पर कहां जा रहे हैं। और उन्होंने बदलापुर की घटना का जिक्र करते हुए पूछा कि क्या अब एफआईआर दर्ज कराने के लिए भी आंदोलन करने पड़ेंगे और आखिर पीड़ितों के लिए पुलिस थाने तक जाना भी इतना मुश्किल क्यों हो गया है। एफआईआर दर्ज नहीं होना न सिर्फ पीड़ितों को हतोत्साहित करता है बल्कि अपराधियों का हौसला बढ़ाता है। और उन्होंने ये भी कहा कि न्याय हर नागरिक का अधिकार है और पुलिस और प्रशासन की मर्जी का मोहताज इसे नहीं बनाया जा सकता। और ये बात आज जो राहुल गांधी कह रहे हैं ये बात सही है। राहुल गांधी की सारी बातें सही हैं और ये मांग हम भी कर रहे हैं, राहुल गांधी से पहले से कर रहे हैं। राहुल गांधी ने तो आज ये सोशल मीडिया पर लिखा है क्योंकि उन पर बहुत दबाव डाला गया। लगातार जहां जा रहे थे पत्रकार उनसे बार बार इसी कोलकाता के केस पर बात कर रहे थे, बदलापुर के बारे में उनकी प्रतिक्रिया ले रहे थे। तो आज उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दे दी। लेकिन आज हमारा सवाल फिर से वही है कि जैसे राहुल गांधी हाथरस में पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए गए थे और कहते थे कि हाथरस जाने से मुझे कोई रोक नहीं सकता, और अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में भी उन्होंने दलित लड़के की हत्या के बाद उसके परिवार से मुलाकात की, ठीक वैसे ही क्या वो कोलकाता जाएंगे और कोलकाता के सारे युवा डॉक्टर्स राहुल गांधी का इंतजार कर रहे हैं। पूरा देश ये देखना चाहता है कि राहुल गांधी कोलकाता कब जाने वाले हैं और वहां जो महिला डॉक्टर इस रेप का शिकार हुई, जिसकी निर्मम हत्या हुई, उसके लिए राहुल गांधी वहां जाकर उसके परिवार से मिलकर उस धरने प्रदर्शन का हिस्सा बनकर कब इंसाफ मांगेंगे, ये पूरा देश देख रहा है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिख देना अलग बात है। पोस्ट उन्होंने बहुत अच्छी लिखी है, बड़ी इमोशनल है, डायलॉग बड़े अच्छे हैं, उनकी भावनाएं भी शुद्ध रही होंगी, हम उनकी भावनाओं पर शक नहीं कर रहे। लेकिन सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखना अलग बात है, परिवार के साथ जाकर उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें आश्वासन देना अलग बात है। इसलिए कोलकाता के सारे युवा डॉक्टर्स अब राहुल गांधी का इंतजार कर रहे हैं और देखना यह है कि राहुल गांधी जाएंगे या सिर्फ सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट डाल देंगे या फिर अपना एक वीडियो बनाकर डाल देंगे। अब आप ये देखिए कि जब बदलापुर में बच्चियों की सुरक्षा के लिए विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर रही है, तब इसी देश में आरक्षण के मुद्दे पर आज भारत बंद बुलाया गया और इस भारत बंद के दौरान हिंसा और आगजनी करने वाले लोगों को पुलिस रोकने की भी कोशिश नहीं करती। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें बिहार के गोपालगंज की हैं, जहां भारत बंद के दौरान आरक्षण के लिए आंदोलन करने वाले लोगों ने एक स्कूल बस को रोककर हंगामा किया। इस दौरान स्कूल बस में आग लगने से एक बड़ा हादसा हो सकता था जो टल गया। स्कूल बस को तो कम से कम छोड़ सकते थे। इसके अलावा इन लोगों ने काम पर जाने वाले लोगों से भी बदसलूकी की, कामकाजी लोगों को रास्ते से रोककर वापस लौटा दिया कि आज आप काम नहीं करेंगे। अब आप सोचिए, एक रोजमर्रा का व्यक्ति जो डेली वेजर है या अपने दफ्तर काम करने के लिए जा रहा है, उसे क्या दफ्तर जाकर काम करने का अधिकार नहीं है?
और ऐसे लोगों को भी उन्होंने रास्ते से लौटा दिया, क्योंकि यह हंगामा आरक्षण के मुद्दे पर हो रहा है। इसलिए क्या इस हंगामे को हम अलग तरीके से देखेंगे, इस प्रदर्शन को अलग तरीके से देखेंगे, और क्या इन्हें रोकने वाला कोई नहीं? लेकिन जब इसी देश में लोग अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए सड़कों पर उतरते हैं तो उन्हें अपराधियों की तरह गिरफ्तार करके जेल में डाल देते हैं। और इन लोगों को सरकार कहती है कि उन्हें सहनशीलता दिखानी चाहिए, वो शरीफ नागरिक हैं। हालांकि बिहार की इस घटना में अब पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने की बात कही है। बदलापुर में कैसे जनता बदला लेना चाहती है वो तो आपने देख लिया। बिहार में क्या हो रहा है आरक्षण को लेकर बुलाए भारत बंद के दौरान, वो भी अब आपने देख लिया। अब आपको कोलकाता लेकर चलते हैं, जहां 8 और 9 अगस्त की रात को एक डॉक्टर ऑन ड्यूटी की सरकारी अस्पताल में बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई। इस डॉक्टर की उम्र 31 वर्ष थी और इसने अपने और अपने परिवार के लिए कई सपने देखे थे और इन सपनों को अपनी एक डायरी में लिखा था। और ये डायरी अब कोलकाता पुलिस ने सीबीआई को सौंप दी है। और आज मैं आपको बताता हूं कि इस महिला डॉक्टर ने अपनी डायरी में क्या लिखा था। ये जो डायरी है, इसमें जो बातें लिखी हैं वो देश के हर उस माता पिता के लिए हैं जिनकी बेटियां इसी तरह के सपने देखती हैं। इसलिए ध्यान से सुनिएगा कि इस बेटी ने कौन से सपने देखे थे। उसकी डायरी में लिखा है कि उसे एक बहुत बड़ी डॉक्टर बनना है एक दिन, और अपने माता पिता को हमेशा खुश रखना है, अपने माता पिता को बहुत सारी खुशियां देना चाहती थी। इसमें उन बड़े अस्पतालों का नाम उसने लिखा जहां वो भविष्य में काम करने का सपना देखती थी। इसके अलावा वो अपनी मेडिकल डिग्री में गोल्ड मेडल जीतना चाहती थी और शादी के बाद एक बेटे की तरह अपने माता पिता का पूरा ख्याल रखना चाहती थी, उनके सारे खर्चे उठाना चाहती थी। और इस महिला डॉक्टर का सपना था कि वो अपने माता पिता को सारी दुनिया की खुशियां लाकर दे। और ये सपना आपकी बेटी भी जरूर देखती होगी और वो भी सोचती होगी कि वो अपने जीवन में सफल बने, अपने परिवार के लिए वो सब कुछ करे जो उसका परिवार, उसके माता पिता चाहते हैं। हर बेटी का यही सपना तो होता है कि वो अपने क्षेत्र में कुछ बड़ा करना चाहती है, वो अपने परिवार का नाम करना चाहती है, वो भी गोल्ड मेडलिस्ट बनना चाहती है, वो भी अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना चाहती है। और फिर ये सपना देखती है कि एक दिन वो इतनी बड़ी बन जाए कि वो अपने माता पिता का और परिवार का पूरा ध्यान रख सके। आपकी बेटी ने ये सपने जरूर देखे होंगे आपके लिए, लेकिन सोचिए अगर उसके साथ इतनी बड़ी घटना हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे। ये डायरी सिर्फ इस डॉक्टर की नहीं है, सिर्फ इस एक महिला की नहीं है, सिर्फ एक बेटी की नहीं है, बल्कि ये डायरी हमारे देश की 69 करोड़ महिलाओं की है। और वो सारी 69 करोड़ महिलाएं अपने परिवारों के लिए कुछ बड़ा करने का सपना देखती हैं, लेकिन कभी उनके इन सपनों को कोई बलात्कारी तोड़ देता है, कभी गलत शादी के कारण उनके सपने पूरे नहीं होते, कभी घरेलू हिंसा उनके सपनों को तोड़ती है, कभी छेड़छाड़ की वजह से, कभी दहेज की वजह से, और उनके सपने कदम कदम पर किसी न किसी वजह से, किसी न किसी इंसान की वजह से, किसी विचारधारा की वजह से टूटते चले जाते हैं। और ये महिलाएं बस पूरी जिंदगी ये सुनती रहती हैं कि उनका काम सिर्फ पुरुषों का घर बसाने का है, इसके अलावा वो कोई और सपना नहीं देख सकती। आज उस महिला डॉक्टर के पिता ने हमें क्या बताया इस डायरी के बारे में, आप भी जरा सुनिए। उसका एक ही काम था सारे दिन में, वो आपने वही बोलते पुस्तक बोलता है, पुस्तक के सिवा मगर कुछ नहीं जानते थे। पहले से उनका एक यही हम पढ़ेंगे जहां जा सकते हैं, अभी भी बोल रहा था, अभी वो लिख के दिया है
जो जिस दिन उसको ऊपर ये गलत काम हुआ है उस दिन वो डायरी में लिख के गया है, हम इस एमडी में गोल्ड मेडल हमको चाहिए। बहुत कष्ट करके हम लोग उसको पढ़ाया, वो भी बहुत कष्ट करके हर दिन 10 घंटा 12 घंटा अपने स्टडी करके ये इधर आया था। आज एक रात में हम लोगों का पूरा दोस्त सबका सपना चूर चूर कर दिया। आज उस बेटी के पिता की मनोस्थिति को समझिए, और जैसा मैंने आपको कहा, इस बात को हमारे देश की हर बेटी के माता पिता को आज समझना चाहिए। इस घटना को 12 दिन बीत चुके हैं और अब तक इस मामले में इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि ये रेप का मामला है या ये गैंग रेप का मामला है। सोचिए, इस महिला डॉक्टर के परिवार तक को यह बात नहीं पता कि उनकी बेटी के साथ हुआ क्या, वो भी नहीं जान पाए। उन्हें भी कोई जानकारी नहीं मिल रही, जो कि हर माता पिता का अधिकार है कि कम से कम उसे यह तो पता चले कि उसकी बेटी के गुनहगार कौन है और उसकी बेटी के साथ क्या हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है और उन्हें इंसाफ कब मिलेगा। गैंग रेप की पुष्टि सिर्फ फोरेंसिक रिपोर्ट से ही हो सकती है और इस रिपोर्ट के लिए पुलिस ने 10 अगस्त को ही सभी सैंपल्स कोलकाता की सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को भेज दिए थे और यह फोरेंसिक रिपोर्ट 11 से 12 अगस्त के बीच आ जानी चाहिए थी। 11 से 12 अगस्त के बीच इतना समय काफी है। 4 दिन किसी भी फोरेंसिक रिपोर्ट के लिए बहुत होते हैं, लेकिन आज 21 अगस्त हो चुकी है और अब भी इस रिपोर्ट के बारे में पुलिस और सीबीआई ने कोई जानकारी नहीं दी है, जिससे यह सवाल खड़ा होता है कि यह रिपोर्ट आखिर है कहां। और जब इसी रिपोर्ट से रेप और गैंग रेप की पुष्टि होनी है तो इस रिपोर्ट को जारी करने में इतनी देर क्यों की जा रही है। इसके 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो रिपोर्ट आई ही नहीं है, तो उसमें सवाल यह बनता है कि इतने दिन तक रिपोर्ट कैसे नहीं आई। दूसरी बात, हो सकता है रिपोर्ट आ गई हो और वो रिपोर्ट सीबीआई के पास है, लेकिन सीबीआई इसे सार्वजनिक नहीं कर रही है। डॉक्टरों का कहना है कि इस फोरेंसिक रिपोर्ट में पीड़ित के सैंपल की डीएनए प्रोफाइलिंग होगी और अगर इसमें 1 से ज्यादा डीएनए प्रोफाइल्स मिले तो इसे गैंगरेप का मामला माना जाएगा और अगर इसमें 1 डीएनए प्रोफाइल मिला तो ये फिर रेप का मामला होगा। और इसीलिए अभी ये फोरेंसिक रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसे शायद जानबूझकर गोपनीय रखा जा रहा है। तो आज हम आपसे बस इतना ही कहना चाहते हैं कि वोटिंग मशीन मत बनिए। वोटिंग मशीन एक ऐसी वोटिंग मशीन जिसे 5 साल में 2 बार वोट डालने का मौका मिलेगा, 1 बार संसद के चुनाव में और 1 बार विधानसभा के चुनाव में। 1 बार आपको 5 साल में अपना विधायक चुनना है और 1 बार अपना सांसद चुनना है और फिर वो आपको एक वोटिंग मशीन बनाकर रख देंगे। वो वोटिंग मशीन जो कोई सवाल नहीं पूछती, जो चुप रहती है और 5 साल तक उसे अब सिर्फ सहना है और 5 साल के बाद लोकतंत्र के नाम पर उसे फिर से चुनाव में अपनी भागीदारी दिखानी है और खुशी खुशी लाइन में लगकर वोट डाल देना है। और इसके बाद आप कोई सवाल ना पूछें, अपने अधिकार ना मांगें, किसी पुलिस स्टेशन में ना जाएं, किसी सरकारी दफ्तर में ना जाएं और अगर जाएं भी, अगर आपको इंसाफ भी चाहिए, अगर कुछ चाहिए तो भिखारी की तरह मांगिए। अगर भीख मांगेंगे तो शायद मिल भी जाए, लेकिन अगर अपना अधिकार समझकर मांगेंगे तो फिर वही होगा जो इस समय कोलकाता में युवा डॉक्टर्स के साथ हो रहा है। जो लोग आवाज उठा रहे हैं उन्हें पुलिस नोटिस भेज रही है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कर रही है। युवा डॉक्टर्स पर यह पूरा दबाव डाला जा रहा है कि वो इस प्रदर्शन से हट जाएं, इसे डिस्करेज किया जा रहा है और यही काम महाराष्ट्र में हो रहा है, बदलापुर में। अब हम प्रधानमंत्री मोदी की पोलैंड और यूक्रेन यात्रा का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण आपके लिए करेंगे और आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जिस ट्रेन में 10 घंटे का सफर करके पोलैंड से यूक्रेन की राजधानी कीव जाएंगे, उस ट्रेन को दुनिया वॉर ट्रेन क्यों कहती है। लेकिन उससे पहले यह देखिए कि आज 45 वर्षों के बाद जब भारत की तरफ से भारत का कोई प्रधानमंत्री पहली बार पोलैंड की राजधानी वॉर्सो पहुंचे तो प्रधानमंत्री मोदी का वहां कैसे जबरदस्त स्वागत हुआ। और अब प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन पोलैंड के दौरे पर रहेंगे और इसके बाद 23 अगस्त को वो यूक्रेन के लिए यहीं से रवाना हो जाएंगे। और अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पोलैंड में भारत के महाराजा जाम साहब के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की है और पोलैंड में उन्हें
गुड महाराजा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में उन्होंने सोवियत संघ से जान बचाकर आए पोलैंड के 6000 बच्चों को भारत में अपने यहां शरण दी थी। प्रधानमंत्री मोदी से पहले वर्ष 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई पोलैंड के दौरे पर गए थे और अब 45 वर्षों के बाद पहली बार प्रधानमंत्री भारत के पोलैंड के दौरे पर पहुंचे हैं और वो हैं प्रधानमंत्री मोदी। इसके अलावा नरेंद्र मोदी भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो यूक्रेन के दौरे पर भी जाएंगे और ये दौरा दो कारणों से बड़ा खास होने वाला है। पहली वजह यह कि प्रधानमंत्री मोदी पोलैंड की राजधानी वॉर्सो से यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचने के लिए उस ट्रेन में सफर करेंगे जिसे वॉर ट्रेन कहा जाता है, यानी युद्ध की ट्रेन। इस ट्रेन का नाम है रेल फोर्स 1, जो अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक विमान एयर फोर्स 1 से प्रेरित है और यह ट्रेन पोलैंड से कीव के बीच चलती है और इस ट्रेन को वॉर्सो से कीव पहुंचने में लगभग 10 घंटे का समय लगता है। तो सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी 10 घंटे ट्रेन में बैठकर फिर कीव पहुंचेंगे, यानी प्रधानमंत्री मोदी पोलैंड से यूक्रेन की 700 किलोमीटर की यात्रा को एक ट्रेन के जरिए पूरा करेंगे और उन्हें कीव में सिर्फ 7 घंटे रुकने के लिए लगभग 20 घंटे एक ट्रेन में सफर करना होगा, जिसमें 10 घंटे पोलैंड से कीव पहुंचने में लगेंगे और 10 घंटे कीव से वापस पोलैंड पहुंचने में लगेंगे। और इस तरह 27 घंटे के इस दौरे में 20 घंटे प्रधानमंत्री मोदी को एक ट्रेन में सफर करना होगा और यह वो ट्रेन है जिसे यूक्रेन आयरन डिप्लोमेसी का नाम देता है। वर्ष 2022 में जब रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध शुरू किया, तब यूक्रेन का एयर स्पेस बंद कर दिया गया था और उसके बाद यूक्रेन पहुंचने के सभी सड़क मार्ग भी असुरक्षित हो गए थे और उस समय दुनिया ने यह कहा कि अब जब तक यह युद्ध समाप्त नहीं होगा तब तक दुनिया का कोई नेता यूक्रेन की भूमि पर कदम नहीं रख पाएगा, क्योंकि एयर स्पेस बंद होने के कारण हवाई जहाज वहां से जा नहीं सकता, लैंड नहीं कर सकता, टेक ऑफ नहीं कर सकता और सड़क मार्ग असुरक्षित है क्योंकि उस पर कभी भी हमला हो सकता है। लेकिन इसके बाद जिस रेल मार्ग से लाखों लोग यूक्रेन से अपनी जान बचाकर अपने पड़ोसी देश पोलैंड पहुंचे, उसी रेल मार्ग को यूक्रेन ने अपनी आयरन डिप्लोमेसी का हिस्सा बनाया और वो इसी मार्ग से दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को इस युद्ध के बीच अपनी राजधानी में लाकर बड़ी बड़ी बैठकें करने लगा। तो ये मान लीजिए आप कि पोलैंड और यूक्रेन की सीमा लगती है, दोनों पड़ोसी देश हैं और इस समय पोलैंड के जरिए ही, पोलैंड का बॉर्डर पार करके ही आप यूक्रेन जा सकते हैं। सबसे पहले मार्च 2022 में पोलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री इस रेल मार्ग से कीव पहुंचे थे। उनके बाद मई 2022 में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, फिर जून 2022 में इटली की तत्कालीन प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, फिर फरवरी 2023 में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन गए और इसी वर्ष जनवरी 2024 में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक और फिर अगले ही महीने फरवरी में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी इसी ट्रेन से सफर करके पोलैंड से कीव पहुंची थी। और भारत दुनिया का 52वां देश है जिसके प्रधानमंत्री मोदी इस ट्रेन से कीव जा रहे हैं और यह ट्रेन कई मायनों में बड़ी खास है। इस हाई सिक्योरिटी ट्रेन में कई कमरे बने हुए हैं, उनमें टीवी लगे हुए हैं, कॉन्फ्रेंस रूम है, लाइब्रेरी है और इस ट्रेन के संचालन को पूरी तरह से गोपनीय रखा जाता है और इस ट्रेन की स्पीड भी 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास ही होती है। और यहां यूक्रेन से सीखने वाली बात यह है कि वहां यह ट्रेन ऐसे कई इलाकों से गुजरती है जहां पर युद्ध चल रहा है और वहां वॉर जोन्स बने हुए हैं, यानी यह ट्रेन वॉर जोन के बीच में से होते हुए निकलती है, युद्ध क्षेत्र के बीच में से निकल रही है। लेकिन इसके बावजूद वहां यह ट्रेन युद्ध के कारण भी लेट नहीं होती, देरी से नहीं चलती, विलंब से नहीं चलती। फरवरी 2023 में जब जो बाइडेन को कीव आना था तब भी यूक्रेन में चलने वाली 90% ट्रेन्स अपने टाइम पर चल रही थी और इससे पता चलता है कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध कम से कम वहां की ट्रेन सर्विस की रफ्तार को नहीं रोक पाया और अब यही ट्रेन यूक्रेन को वैश्विक राजनीति में पटरी पर लाने का काम कर रही है। और यह प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी पहली ऐसी यात्रा होगी जिसमें वो ट्रेन से 10 घंटे सफर करके यूक्रेन पहुंचेंगे और वहां उनकी मुलाकात यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से होगी।
ये मुलाकात इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि पिछले महीने 9 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी रशिया के दौरे पर गए थे, जहां राष्ट्रपति पुतिन ने उनके लिए प्राइवेट डिनर का आयोजन किया था और दोनों नेताओं ने गले लगकर एक दूसरे से बात की थी और राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को गले लगकर अपना परम मित्र बताया था। ये तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी थी और पश्चिमी देशों को और यूक्रेन को ये तस्वीरें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी कि ये हो क्या रहा है। लेकिन सिर्फ 45 दिन पहले इन तस्वीरों को देखकर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बड़ी निराशा जताई थी और तब कहा था कि उन्हें दुख है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता ने दुनिया के सबसे खूनी नेता को अपने गले से लगाया है। लेकिन अब वही 46 साल के ज़ेलेंस्की, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की 23 अगस्त को 73 वर्ष के प्रधानमंत्री मोदी को अपने गले लगाएंगे। इसके अलावा पिछले महीने जब प्रधानमंत्री मोदी रशिया के राष्ट्रपति पुतिन से मिले थे, तब उन्होंने कहा था कि युद्ध के मैदान से शांति का रास्ता कभी नहीं निकल सकता और बातचीत के बिना शांति कभी स्थापित नहीं हो सकती। और उस समय राष्ट्रपति पुतिन ने भी कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जिस शिद्दत से इस युद्ध का समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए वो आभारी हैं। और सोचिए, राष्ट्रपति पुतिन के इस बयान के सिर्फ 45 दिन के बाद प्रधानमंत्री मोदी अब यूक्रेन पहुंच रहे हैं और अब वहां के राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। यानी प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के बड़े देशों के, जिसमें मैं बड़े देशों की बात कर रहा हूं, इकलौते ऐसे नेता हैं जो राष्ट्रपति पुतिन से भी गले मिल रहे हैं और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से भी गले मिलेंगे। एक्सेलेंसी, एक मित्र के नाते मैंने हमेशा कहा है कि हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए शांति सर्वाधिक आवश्यक है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते हैं। बम, बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती हैं और हमने वार्ता के माध्यम से ही शांति के रास्ते अपनाने होंगे। तुर्की, ऑस्ट्रिया, हंगरी और दक्षिण अफ्रीका जैसे कुल 14 देश ऐसे हैं दुनिया में जिनके राष्ट्र प्रमुख युद्ध के दौरान रशिया और यूक्रेन दोनों देशों में जा चुके हैं। लेकिन दुनिया के बड़े बड़े देशों में प्रधानमंत्री मोदी पहले ऐसे बड़े नेता हैं जो रशिया के राष्ट्रपति पुतिन से मिलने के लिए मॉस्को गए और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मिलने के लिए अब कीव जा रहे हैं। यानी उनकी एंट्री मॉस्को में भी है और कीव में भी है और इसीलिए दुनिया प्रधानमंत्री मोदी के इस यूक्रेन दौरे को बहुत उम्मीदों से देख रही है। और इस दौरे पर जो भी होगा हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे, पोलैंड से भी, और इसके बाद हम आपको कीव से भी ये अपडेट देते रहेंगे। लेकिन देखिए, खास बात, प्रधानमंत्री मोदी जब भी जाते हैं उनके दौरे बड़े तूफानी होते हैं और यूक्रेन के दौरे में खास बात जो मैं आपको बता रहा था वो यही है कि 10 घंटे ट्रेन में जाने के और 10 घंटे ट्रेन से वापस आने के, 20 घंटे तो ये हो गए और 20 घंटे ट्रेन में बिताने के बाद प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन में सिर्फ 7 घंटे रहेंगे। यानी 7 घंटे के दौरे के लिए वो 20 घंटे ट्रेन में बिताने वाले हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग से आपका जीवन कैसे प्रभावित हो रहा है और आपको कैसे उससे सावधान भी रहना है। आज एआई तस्वीरों की वजह से कुछ भी किसी के बारे में कहना आसान नहीं है और यह बताना मुश्किल है कि ये तस्वीरें असली हैं या नकली। और आभासी टेक्नोलॉजी ने हर जगह भ्रम को फैला दिया है, चाहे किसी व्यक्ति की तस्वीरें हों या फिर खाने पीने के सामान की तस्वीरें हों या फिर किसी भी चीज का विज्ञापन हो। अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करके बर्गर मंगाएं, कोई चाट मंगाएं, खाने पीने की कोई दूसरी डिश मंगाएं, आपको कुछ भी वैसा नहीं मिलता जैसा आपने तस्वीरों में देखा है। और इसी वजह से लोग अपना पैसा ऑनलाइन डिलीवरी ऐप से या उन रेस्टोरेंट से रिफंड कराने की मांग करने लगे हैं या फिर उस रेस्टोरेंट को खराब रेटिंग देने लगे हैं। ये एक नया चलन शुरू हुआ है। इसलिए अगर आप ऑनलाइन डिलीवरी ऐप के जरिए अपने घर पर खाना मंगाते हैं और जब आप वो मेन्यू कार्ड देखते हैं, ऑनलाइन मेन्यू देखते हैं, उसमें खाने पीने की तस्वीरों को देखते हैं, ये तस्वीरें देखने के बाद आपके मुंह में पानी आ जाता है और फिर आप उन्हें ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और जब वो खाना आपके सामने आता है तो आपको लगता है कि ये वैसा नहीं है जैसा मैंने तस्वीरों में देखा था।
तब आपको पता चलता है कि आपके साथ धोखा हो रहा है। और इस वजह से भारत के एक बड़े फूड डिलीवरी ऐप जिसका नाम है जोमैटो ने फूड आइटम्स और डिशेस की AI जनरेटेड इमेजेस पर रोक लगाने का फैसला किया है। जोमैटो ने ऐलान किया है कि यह कंपनी अब AI जनरेटेड खाने पीने की तस्वीरों को अपने प्लेटफॉर्म से हटा देगी, यानी जो तस्वीरें नकली हैं, जिन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया गया है, अब उन्हें यह हटा देगी। इन तस्वीरों को लेकर उसे कई शिकायतें मिल रही थी और इन तस्वीरों के जरिए ग्राहकों को गुमराह करने के आरोप लग रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते हैं तो जो खाने का आइटम या जो डिश आपके पास डिलीवर होती है वो ऑनलाइन दिख रहे फूड आइटम की तस्वीर से काफी अलग क्यों होती है? इसकी वजह है कि ये तस्वीरें असल में असली नहीं होती। अक्सर ये तस्वीरें रेस्टोरेंट द्वारा तैयार किए गए फूड आइटम की कंप्यूटर जनरेटेड तस्वीरें होती हैं और आजकल ऐसी तस्वीरें AI से भी तैयार की जा रही हैं जो असली खाने की तस्वीर से कहीं ज्यादा सुंदर और आकर्षक होती है। सोचिए, भारत में कोविड से पहले ऑनलाइन फूड डिलीवरी का जो मार्केट सिर्फ 30,000 करोड़ रुपए का था वो अब 3,60,000 करोड़ रुपए का हो चुका है। और इसके पीछे सबसे बड़ा योगदान खाने की इन नकली और आकर्षक तस्वीरों का है। ये तस्वीरें इतनी सुंदर और आकर्षित होती हैं जिन्हें देखकर लोगों के मुंह में पानी आ जाता है और अगर आप एक बर्गर ऑर्डर कर रहे हैं तो आप बर्गर की तस्वीर देखकर प्रभावित होते हैं। फिर उसके साथ आप फ्रेंच फ्राइज की तस्वीरें भी देखते हैं जो बड़ी आकर्षक होती हैं और इसके बाद आप फ्रेंच फ्राइज भी ऑर्डर कर लेते हैं और फिर जब वही सामान आपके पास आता है तो आपको लगता है ये वैसा नहीं है जैसा मैंने देखा था। यानी फूड आइटम्स की जो तस्वीरें आप फूड डिलीवरी एप्स या रेस्टोरेंट्स की वेबसाइट पर देखते हैं वो अक्सर AI इमेजेस होती हैं। अधिकतर मामले में लोग इन तस्वीरों को ही असली फोटो समझकर ऑर्डर कर देते हैं और ये एक तरीके से ग्राहक के साथ धोखे जैसी स्थिति हो जाती है। इसे लेकर जोमैटो के CEO दीपेंद्र गोयल ने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट किया और उन्होंने एक बर्गर की तस्वीर शेयर की जिनमें एक तस्वीर बर्गर की असली तस्वीर थी और दूसरी AI जनरेटेड तस्वीर थी। देखिए आपकी स्क्रीन पर, यानी एक तस्वीर वो है जो शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई है या फिर फूड फोटोग्राफी के जरिए बनाई गई है और दूसरी तस्वीर वो है कि ये किस रूप में आपको मिलता है। और उन्होंने कहा है कि इससे रेस्टोरेंट और ग्राहक के बीच भरोसे की कमी पैदा हो रही है और अक्सर कस्टमर्स रिफंड की मांग कर रहे हैं या फिर खराब रेटिंग दे रहे हैं। इसलिए जोमैटो ने कहा है कि वो अपने प्लेटफॉर्म से इस महीने के अंत तक AI जनरेटेड तस्वीरें हटाना शुरू कर देगा और फूड चेन्स को खाने की असली तस्वीरें अब लगानी होंगी। आज फूड से ज्यादा फूड फोटोग्राफी पर कंपनियों का ध्यान है और कंपनियां उस पर ज्यादा पैसा खर्च कर रही हैं और लोगों को अच्छा खाना देने के बजाय फूड आइटम की अच्छी तस्वीर दिखाने की कोशिश कंपनियां ज्यादा करती हैं, उस पर पैसा भी ज्यादा खर्च करती हैं। इसके लिए कई बार जो आप कोल्ड ड्रिंक्स के आकर्षक विज्ञापन देखते हैं उसमें अक्सर फेक आइस का प्रयोग होता है, आर्टिफिशियल कलर्स का प्रयोग होता है। पैनकेक्स के विज्ञापन में कई बार फेक सिरप बनाकर मोटर ऑयल का इस्तेमाल कर दिया जाता है। मिल्क प्रोडक्ट्स के विज्ञापन में दूध की जगह कुछ और चीज आपके सामने लाई जाती है जिससे फोटोग्राफी का या वीडियोग्राफी के लिए आपको जो है ज्यादा समय मिलता है और वो एक अलग तरह का इंप्रेशन आपके दिमाग में पेश करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि दूध जो विज्ञापन में आप देखते हैं और जो आपके घर में आता है वो एक जैसा नहीं दिखता। और बात सिर्फ फूड आइटम्स की नहीं है, यहां तक कि डिटर्जेंट के विज्ञापन में भी कमीज को ज्यादा सफेद दिखाने के लिए उस पर सफेद पेंट कर दिया जाता है ताकि आपको वो कमीज ज्यादा सफेद दिखाई दे, जबकि वो जब आप उस साबुन को या डिटर्जेंट को लाते हैं अपने घर में तो आपको लगता है कि जैसा मैंने विज्ञापन में देखा था वैसी सफेद कमीज तो हमें मिल नहीं रही। इसलिए आज आपको हम सावधान करना चाहते हैं कि वेबसाइट्स का जमाना है, सब कुछ डिजिटल तरीके से हो रहा है, आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं लेकिन जो तस्वीरें आपको देखने को मिलती हैं ऑनलाइन ऑर्डर करते समय वो तस्वीरें अक्सर नकली होती हैं या तो वो बड़े बड़े फोटोग्राफर्स को बहुत बड़ा पैसा देकर खिंचवाई गई होती हैं जो आप विज्ञापन में देखते हैं या फिर AI जनरेटेड तस्वीरें होती हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो ही रही है तो आपको एक वीडियो दिखाते हैं
जो इस हफ्ते पूरी दुनिया में चर्चा का विषय था, जिससे आपको पता चलेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग कितना खतरनाक हो सकता है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनावों के बीच उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक एआई जनरेटेड वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हो रहा है। ये दोनों एक दूसरे के चुनाव में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि वीडियो में उन्हें एक कपल के तौर पर रोमांस करते हुए दिखाया गया है। तो आगे बढ़ने से पहले इन दो सबसे बड़े चुनावी प्रतिद्वंदियों की ये तस्वीरें और ये वीडियो देखिए। ये वीडियो नकली है, फेक है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाया गया है। सोचिए अगर यही वीडियो आप में से किसी के बारे में होता तो आपकी जिंदगी में कितना बड़ा तूफान आ जाता। हो सकता है कि आपके परिवार से जुड़े लोग या आपके परिचित इसे सच मान लेते। ऐसी स्थिति में कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। यहां तो क्योंकि ये दोनों लोग बहुत बड़े शख्सियत हैं और हम ये बात मानते हैं, जानते हैं कि इन दोनों कभी इस तरीके से एक साथ आ ही नहीं सकते, इसलिए लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि यह जरूर फेक होगा। लेकिन सारे लोग ऐसा नहीं होते। अगर ये वीडियोस आपके बारे में बनने लगे, आपके परिवार के किसी सदस्य के बारे में ऐसे वीडियोस बनने लगे, तो आप वाकई में मुश्किल में पड़ जाएंगे। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आ गया, लेकिन इसे कंट्रोल करने के लिए अब हमें नए कानून बनाने पड़ेंगे, हमें नए नियमों की आवश्यकता है, क्योंकि लोग अब इस टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करने लगे हैं और दुनिया की किसी भी सरकार के पास, किसी भी देश के पास असल में इसका कोई हल मौजूद नहीं है कि जब एआई इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग शुरू होगा तो इसे कैसे रोका जाएगा। सारी दुनिया को अब इस पर अपना दिमाग लगाने की आवश्यकता है और आप लोग भी सावधान रहिए। इंसान बहुत लालची होता है, वो अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहता है और अपने माँ बाप का सब कुछ लेना चाहता है।